ये है प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेना और छोड़ना, राइट। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इंक्लूड इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पायरेशन। आज के लेक्चर में बेसिकली हम रेस्पायरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है ये रेस्पायरेटरी सिस्टम और ये हमारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बेसिकली अगर दूसरा डेफिनेशन की बात करें तो दूसरा डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच सेल यूज ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन शुगर इनटू यूजेबल एनर्जी, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रोसेस में जो हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यूजेबल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, राइट। अगर डेफिनेशन से एक दूसरा डेफिनेशन की बात करें, द रिस्पायरेशन इज़ अ मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट, राइट। Respiration is a process of movement of oxygen from outside the environment। environment से ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है कहाँ, हमारे बॉडी में, राइट, टू द सेल, environment to the cell within the tissue and the removal of carbon dioxide in opposite direction। opposite direction मतलब फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हमारे बॉडी से environment में होता है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, ये होता है। अब रेस्पायरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं, उसको समझ लेते हैं। लुक एट दिस फिगर। यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे अपर पार्ट है ये माउथ और नेसल कैविटी है। यहाँ पे समझिए जैसे कि हमारा बॉडी है, यहाँ पे ये हमारा नाक है, नाक से ही हम सांस लेते हैं, ठीक है, और फिर नाक से ही हम सांस छोड़ देते हैं। इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। इनहेल मतलब सांस लेना और एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए गौर से, ये नेसल कैविटी है अंदर, इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं नाक के अंदर। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा नेसल कैविटी हो गया। उसका सेकंड पार्ट माउथ है, ठीक है ना, जिसे बकल कैविटी कहते हैं। यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूँ, क्या ये नाक का काम सिर्फ सांस लेना होता है क्या? अगर नाक बंद है तो हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, राइट। तो फिर नाक और मुंह से मतलब इन दोनों का क्या फंक्शन की बात करें तो अगर हमारे पास नाक नहीं है तो मुंह से ले सकते हैं। तो क्या बेहतर है, नाक से सांस लेना बेहतर है या मुंह से सांस लेना बेहतर है? ठीक है, तो समझिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारे नाक का कुछ स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, ये पैथोजेंस, स्मॉल जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उसको फ़िल्टर करते हैं, ठीक है ना। हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो फ़िल्टर करने का काम आते हैं। डस्ट जो होते हैं वो फ़िल्टर करते हैं डस्ट को। उसके बाद एक लेयर होता है म्यूकस, बेसिकली लिक्विड होता है। आप अंदर उंगली करेंगे तो थोड़ा लिक्विड टाइप का आपको मिलेगा। वो क्या करता है कि जो डस्ट पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चले गए, जो बीमारी हैं, वो टच करेंगे म्यूकस पे और वहीं पे सटे के सटे रह जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्लीन एयर अंदर जाता है, लेकिन वो प्रोसेस हमारे मुंह के थ्रू नहीं हो पाता है, तो ये हमारे लिए ख़तरनाक है। अगर इस चीज़ को अगर समझे आप कि कुछ दिन के बाद गांव में क्या है या कोई भी डस्ट एरिया में अगर आप रहते हैं तो 1-2 दिन में ये जो डस्ट पार्टिकल नाक के अंदर बैठ जाते हैं तो ब्लैक करके निकल जाते हैं, उंगली करने लगते हैं नाक में, पता नहीं क्या हो गया है। हमारे यहाँ उसे नाक का नकटी कहते हैं, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा नाक में बाल और म्यूकस जो होता है वो फिल्टर बेसिकली करता है और क्लीन एयर पास कराता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया। अब बकल कैविटी और नेसल कैविटी जो है एक जगह मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पे
सेपरेट हो जाता है ये दोनों पार्ट। अब देखिए मुंह से खाना भी जाता है, मुंह से एयर भी गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को यहाँ गौर से देखिए कि अगर मैं कहूँ कि ये हमारा नेसल कैविटी है, ठीक है, नेसल कैविटी हमारा ये हो गया, और उसके बाद नाक से एयर गया, यहाँ पे ये होता है म्यूकस, ठीक है, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एयर गए यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, और ये आपका माउथ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से ये माउथ का स्ट्रक्चर है, और ये यहाँ पे एक पैसेज है। अब ये खाना जा रहा है, खाना तो चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ये पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, ये दिस वन, ये नाक और ये। अब ये इस पार्ट पे एक होता है एपिग्लोटिस, ठीक है ना, एपिग्लोटिस। अब इसका काम क्या है, फंक्शन मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में हम देखेंगे। एपिग्लोटिस एक स्विच की तरह काम करता है, ठीक है ना, कि एक ही रास्ता है, ठीक है ना, वहाँ पे एयर को भेजना है, ठीक है ना, या खाना को भेजना है, ठीक है ना। अब यूँ कह सकते हैं कि दो रास्ते हैं जहाँ पे एक गेट लगा हुआ है, वो डिसाइड करेगा कि खाना को पास कराना है या एयर को पास कराना है। तो कुछ इस तरीके से आप यूँ समझ सकते हैं कि ये पाइप मैं अगर यहाँ पे बना दूँ, ओके, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बना दूँ, ये एक रास्ता है, यहाँ से दो रास्ते टूट रहे हैं, ठीक है ना, तो एक ये फूड का हो जाएगा और ये एयर। तो यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है एपिग्लोटिस का नाम करके, ये क्या है कि अगर फूड का रास्ता है तो ये यहाँ पे जाने देगा ऐसे, अगर एयर आ रहा है तो एयर को ये यहाँ पे आकर ब्लॉक कर देगा, ये एयर इधर जाएगा। ये प्रोसेस है एपिग्लोटिस का। तो इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अचानक अगर रास्ता चेंज हो गया ना, एयर जो है फूड के रास्ते में चला जाएगा तो वो फिर सरक जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो रास्ता जो है लंग्स कहता है नहीं फूड हमें चाहिए नहीं, फूड धक्का देता है और हमें सरक जाता है, ठीक है ना। ये मैकेनिज़्म बेसिकली हमारा ब्रेन करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रेन को कंसंट्रेट खाने पे रखो, ठीक है ना, खाना खाते वक्त बात मत करो। पता नहीं कहीं अलग ख्याल में सोए हुए हैं, तब तक हो गया ब्रेन काम करना, वो डिसाइड ही नहीं कर पाया, वो सोच रहा है भाई आप क्या सोच रहे हैं, हमको ये काम करने दो। तो ये एपिग्लोटिस बेसिकली हमारा ये डिसाइड करता है कि खाना पहले जाएगा या एयर, ठीक है ना, खाना को किधर भेजना है, एयर को किधर भेजना है, ठीक है। उसके बाद से ये हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ये हमारा होता है बेसिकली, इसकी बात अगर करें तो ये है ट्रैकिया, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद जो है ना, ये दो पार्ट में ये जो डिवाइड हुए हैं यहाँ से, ये देख रहे हैं ना, दिस वन, ये दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं, ये बेसिकली आपके हो जाते हैं ब्रोंकस। और ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होता है ये छोटे छोटे पार्ट में, देखिए यहाँ पे ये आपके ब्रोंकस जो हो जाते हैं ब्रोंकियोलस, ठीक है। और ब्रोंकियोलस में का जो एंड पार्ट होता है वो होता है एल्वियोली, जो कुछ इस तरीके का फिगर होता है एल्वियोली का, ठीक है ना, बैलून की तरह बहुत या अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उस तरीके के। यही एल्वियोली में ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या है कि ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है एलिमेंट, वही ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली में छोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पे एल्वियोली क्या में जो मौजूद ब्लड वेसल्स है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता है और बॉडी के पूरे पार्ट तक भेज देता है, ठीक है ना, फंक्शन करने के लिए। तो हीमोग्लोबिन एल्वियोली में से ऑक्सीजन लिया
और पूरे बॉडी पार्ट तक भेज देता है अपना फंक्शन करने के लिए। और वहीं वहीं हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है एल्वियोली के पास, फिर वो रिवर्सल प्रोसेस होता है एल्वियोली से फिर ब्रोंकियोलस ब्रोंकिस के साथ फिर नाक के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। इस फिगर में यहाँ पे नीचे वाला ये पार्ट है ना, दिस वन, ये डायफ्राम है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है डायफ्राम। डायफ्राम का क्या काम है? अगर डायफ्राम नहीं है तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। देखिए, सांस हम लेते हैं अंदर और फिर सांस छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मूवमेंट होता है, ये पुश करता है, ये डायफ्राम जो है ना, नीचे जो पार्ट है हमारा चेस्ट पे, ये पुश करता है। जब पुश करता है तो हमारा जो सांस हम बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जो लंग्स हमारा फैला हुआ होता है वो पुश करने के बाद, अब लंग्स के अंदर पूरा एयर भरा हुआ है और लंग्स को आप दबाएंगे तो क्या होगा, एयर बाहर निकलेगा। या बैलून है, बैलून को अगर दबाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि बैलून से बाहर निकल जाए एयर। तो वही होता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम का स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। अगर मैं इस तरीके से अगर इस डायफ्राम को अगर मैं बना दूं, ठीक है, तो ये एक फ्लैट हो जाता है। और दूसरा जो है हम एक्सहेल करते हैं तो ये सिकुड़ जाता है, ऐसे इस तरीके इस शेप में हो जाता है। तो दो शेप होता है इस डायफ्राम का, ठीक है। ये हमारा हो गया, ओके। इससे में तो डायफ्राम हमारा का ये फंक्शन हो गया, ओके ओके। अगर हाँ, दूसरा मैं बताऊं कि सांस लेते वक्त क्या सिर्फ हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद बहुत सारे गैसेस हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन 21% होता है, नाइट्रोजन 78, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% होता है, और बाकी गैसेस हैं जो कि मैं बताया था, कुछ गैसेस पिछले लेक्चर में होते हैं, बहुत कम होते हैं। ये दो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 99% होते हैं बेसिकली। तो जब सांस लेते हैं तो 78% जो है नाइट्रोजन उसके साथ तो जाता है, 21% जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद वो का ऑक्सीजन जाता है, और 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। ये तीनों जाता है साथ में, लेकिन हीमोग्लोबिन नाइट्रोजन को नहीं लेता है, कहता है भाई तुम चले जाओ, तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ले लेता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है वहाँ पे। अब क्या है कि जब एक्सहेल करते हैं तो हमारा बहुत सारा ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो 21% लिए, लेकिन छोड़ते वक्त 17% ऑक्सीजन होता है, 78% आपका नाइट्रोजन होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड था 0.038% जो एटमॉस्फेयर में था, वो कार्बन डाइऑक्साइड अब एक्सहेल करते वक्त 4% हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा यूटिलाइज हुआ ऑक्सीजन तो वो कन्वर्ट हो गया फिर कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना। तो इनहेल करते हैं तो वो कंपोजिशन, और एक्सहेल करते हैं वो कंपोजिशन गैसेस का इम्पॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे गिवन डेटा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब एक और बात मैं बता दूँ इसी में कि जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो ये रिस्पायरेशन जो प्रोसेस होता है वो नाक से होता है, मतलब नाक से स्टार्ट होता है। फेफड़ा बेसिकली हमारा लंग्स होता है रेस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट। नाक तो हमारा एक पैसेज है जिससे सांस अंदर जाता है, पूरा काम तो लंग्स के अंदर है। तो कुछ जीव जो होते हैं वो लंग्स से सांस लेते हैं, जैसे हम लंग्स से सांस लेते हैं, गाय भैंस हैं, ठीक है, ये भी लंग्स से सांस लेते हैं। और कुछ ऐसे जीव हैं जो कि दूसरे पार्ट जैसे बॉडी स्किन से लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मेढक की अगर बात करें तो मेढक जो हैं पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। तो ज़मीन पे रहते हैं तो वो सांस लेते हैं नाक से, और पानी में रहते हैं तो उनके पास क्या होता है, गिल्स होता है, ठीक है, उससे लेते हैं। और भी कुछ ऐसे, जैसे फ़िश की बात करें,
मछली जो है वो उनके पास गिल्स होता है, गल्फर, वो उससे सांस लेती हैं। यहाँ पे रहता है, आप देखे होंगे गल्फर होता है, तो उससे सांस लेते हैं। ये हो गया। तो फाइनली रेस्पायरेशन के बारे में हम समझ चुके हैं कि रेस्पायरेशन में क्या क्या पार्ट है। एल्वियोली, इस डायग्राम में हमारे पास बहुत सारे पार्ट हैं गिवन, उसे आप नोट डाउन कर लेंगे। फंक्शन मैं बता दिया हूँ, फ्रॉम नेसल कैविटी, माउथ, एपिग्लोटिस, ट्रैकिया, ब्रोंकिस, ब्रोंक्यूलस एंड एल्वियोली। ये सीक्वेंस जो है आप याद कर लेंगे, कैसे हमारा एयर पास करता है और फिर किस तरीके से यूसेज होता है एयर का, और फिर एक्सहेल में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसका क्या कंपोजिशन होता है। लास्ट पॉइंट जो है वो रिएक्शन है। हम जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो उसका यूज होता है खाना बनाने में, ठीक है ना। तो रिस्पायरेशन का जो इक्वेशंस है उसे देख लेते हैं। रिस्पायरेशंस के इक्वेशन में जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है, जो डाइजेशन के वक्त बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन को लेता है और वो कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है ना। और ये पूरा प्रोसेस हमारे सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, वहीं पे ये पूरा प्रोसेस होता है। देखिए, रिस्पायरेशन में दो इक्वेशंस है, एक एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। जहाँ पे ऑक्सीजन होता है वहाँ पे एक रिएक्शन होता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पे भी रिएक्शन होता है। तो देखिए, ऑक्सीजन की कमी होने से, जैसे कि जिम वगैरह हम करते हैं तो वहाँ पे हमारा वर्कआउट बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, तो बेसिकली उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर रिस्पायरेशन जो होता है उसका इक्वेशन कुछ देखिए कुछ डिफरेंट होता है। जैसे ग्लूकोज जो है विदाउट ऑक्सीजन के हमारा रिएक्शन के बाद अल्कोहल देता है, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। बिकॉज ऑफ दिस अल्कोहल हमारे बॉडी में पेन होता है, ठीक है ना। वर्कआउट करने के बाद बॉडी में पेन होता है। तो ये दो रिएक्शन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है रिस्पायरेशन में, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन होता है और जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ओवरऑल ये हमारा रिस्पायरेशन श्वसन तंत्र का मैकेनिज़्म था। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ डाउट्स हैं, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल से दैट कि आप जितना हो सके अपने दोस्तों के पास ये ज़रूर लेक्चर को, इस वीडियो को ज़रूर भेजें। अगर आपके पास कुछ सजेशंस है, किसी खास टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।